Okay, before this episode officially begins, I do want to make a note that a majority of it is in Urdu. So for the people who speak English, I would have translated and transcribed everything that is said in this video, and a link to that will be in the description below. Okay, so welcome back. And just before we start our conversation today, I want to reiterate that my purpose through these conversations is to just talk about life and experiences as a South Asian woman and what navigating self and identity can look like in our culture. Because I personally think that sharing these stories can be a big part of raising awareness for women's lived experiences, which are often left ignored and untouched. So today I'm joined by Saira Jaz, who is currently doing her PhD in Management Sciences from Refiner National University. So Saira is a very interesting person to talk to today because she has years of teaching and academic experience, but also corporate or banking experience in a way. So you've been in education and you've been working for over 10 years, and I'm confident that in speaking with you today, I'm going to learn a mix of new stories because after your early education, your career started in the banking sector and then you turned towards academia. So my first question is kind of based off of intrigue from that. I was wondering if you could share what caused that transition from work or like the banking sector to turning towards academia. Thank you very much for inviting me in. मतलब इट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपने मुझे प्रोवाइड की है कि मैं बीइंग अ साउथ एशियन फीमेल आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर वही है जो कि आपके टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि बेसिकली मतलब जो मेरी रीज़न थी वो वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट्स ही थे। क्योंकि आफ्टर द बर्थ ऑफ माय डॉटर मतलब इट बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि बैंकिंग जो है वो मतलब स्पेशली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मेल डोमिनेंट जो है वो एक है प्रोफेशन, और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी है। मतलब इमोशनल डिमांड्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, और फिर जैसे हमारे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है कि हमारे पास कोई डे केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बिकॉज़ ऑफ दैट मैं मतलब बड़ी थी इसमें, मतलब मैं अपना वो करियर परस्यू करना चाह रही थी। एक्चुअली बैंकिंग मेरा ड्रीम करियर था राइट फ्रॉम माय स्टडीज़। जब मैंने एमबीए के अंदर एडमिशन लिया था तो तभी से ही मैंने सोच लिया था कि मैं बैंकिंग को जॉइन करूँगी। वो मेरा एक ड्रीम करियर था, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से और ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर है ना एक आपके कि मतलब रोल्स डिवाइडेड हैं, स्टेरियोटिपिकल रोल्स हैं हमारे फीमेल्स के, कि कुछ भी हो जाए आपकी जो फीमेल्स हैं उन्होंने ही अल्टीमेटली फैमिली को लुक आफ्टर करना है। तो बेसिकली ये मेन रीज़न था मेरा बैंक को छोड़ने का कि मैं वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी। From that, I want to ask, like when you found out you were going to have a daughter, and then did you try after her birth that you would like go back to the corporate world or no? नो, नॉट एट ऑल। हाँ जी, उसके बाद एकदम से मेरी करियर पैराडाइम चेंज हो गया ना। तो मतलब राइट आफ्टर माय रेजिग्नेशन सेम ईयर आई रिज्यूम्ड माय एजुकेशन, गॉट एडमिशन इन एमफिल व्हिच वाज कंप्लीटेड इन 2015। तो फिर एकदम से फिर जब मैंने टीचिंग करियर से स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया अपने करियर को, प्रोफेशनल करियर को, तो देन मुझे आइडिया हुआ कि ये वो प्रोफेशन है बेसिकली जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है। मतलब वो आपका चेंज होते रहते हैं ना इंटरेस्ट और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइसेस, तो वहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि ये वो करियर है जो कि मेरे लिए बेस्ट है और जिसको करने में वाक़ई मैं एन्जॉय करती हूँ। और कहीं न कहीं इसके पीछे हमारे सोसाइटल स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स भी थे, क्योंकि जो 4 इयर्स मैंने बैंकिंग के अंदर स्पेंड किए हैं, मतलब अ लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स फॉर माय फैमिली मतलब वो कहा करते थे कि ये प्रोफेशन फीमेल्स के लिए नहीं है। मतलब दे यूज्ड टू विजिट मी इन माय ब्रांच, स्पेशली माय अंकल, माय ऑन्ट, मतलब वो हमेशा ही कहते थे कि मतलब ये प्रोफेशन फीमेल्स के लिए नहीं है। मतलब तुम, क्योंकि मैं जिस फ्लोर के ऊपर काम करती थी उस फ्लोर के ऊपर सिर्फ मैं ही एक फीमेल। तो वो जब भी मुझे विजिट किया करते थे ब्रांच में, तो वो वगैरह आके मेरी मदर को या मुझे यही कहते थे कि मतलब सायरा की जॉब अच्छी नहीं है। मतलब वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में काम करती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो चूँकि बचपन से ही हमें हमारा ब्रॉट अप इस तरह का होता है और वो स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स डीपली रूटेड होते हैं हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, कॉग्निशन को फ़ॉर्म कर रहे थे। तो अल्टीमेटली कहीं न मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ भी थी कि जब भी मुझे चांस मिला मैंने ये करियर छोड़ देना है।
फिर जब मैंने छोड़ दिया तो आई नेवर लुक बैक। इवन आफ्टर 1 ईयर बैंक ऑफ खैबर से मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई थी, तो वो मैंने नहीं अवेल की, जस्ट बिकॉज के एक तो मुझे वो टीचिंग की तरफ मैं टिल्ट हो गई, और सेकेंडली वो कहीं ना कहीं स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स वो थे कि मतलब मैं दोबारा जाऊंगी मुझे फिर वही चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो इस In the office life itself, like when we're talking about stereotypical social roles, did you experience like because you were a female, you had to do certain things differently? Yeah, like were you treated differently? Yeah, was there like any instance that you were like, oh, that this wasn't nice? मतलब बहुत सारी मतलब अब मैं गिनने लगूंगी तो शायद आपका पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग पाकिस्तान में इस तरह से है कि वहां पे ना दो अजीब ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है। Uh-huh. एक तो फीमेल्स के अंदर जितनी भी एबिलिटीज है वो टॉप एक्सलेंस तक पहुंच ही नहीं सकती, जस्ट बिकॉज कि एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, और मोस्टली फीमेल्स को मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स भी प्रेफर करते हैं कि मेल को आगे लाया जाए, क्योंकि जाहिर है लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, फील्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा है, सेल्स की जॉब है, डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन है, तो वहाँ वो फिर फीमेल्स को कि सोसाइटल लेवल के ऊपर भी फीमेल्स को इस तरह से समझा जाता। तो एक तो ये था, करियर बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत जल्दी ऊपर नहीं पहुंच सकते बीइंग अ फीमेल। सेकेंड है वहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग थी मेरे लिए, सेल्स की जॉब में फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता था, लाइक इंश्योरेंस, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, इन जॉब्स के अंदर फीमेल्स को बिल्कुल मतलब कस्टमर्स जो काफी वेजेड थे, और उनको बिल्कुल मतलब सेल करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था। तो ये इतनी डिसोनेंट और कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन थी मेरे के लिए कि एक तरफ आप फीमेल्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे, और दूसरी तरफ आप इस तरह की जॉब्स के लिए जो लोअर रैंक जॉब्स हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपके एम्प्लॉई को कस्टमर की वर्क प्लेस के ऊपर ही उसके घर भी विजिट करना पड़े, आप वहां पे फीमेल्स को भेज रहे हैं। तो मतलब क्योंकि वो लोअर पेइंग जॉब्स थी, वो डेली इंसेंटिव पे लोग काम करते थे, मोस्टली डिजर्विंग फीमेल्स थी, वी वर कंपेल्ड टू डू दैट, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। मैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने फेस करना शुरू कर दी थी पहले 6 माह से ही। मुझे ये जब चीज़ें मैंने देखी सेल्स की गर्ल्स के साथ होते हुए, और फिर मुझे क्योंकि पहले साल जब मेरी अप्रेज़ल आई थी, उसमें मेरी अप्रेज़ल अनसैटिस्फैक्टरी थी। क्यों? क्योंकि मैं मैनेजर के साथ ज़्यादा उसके ऑफ़िस में बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करती थी, उसके साथ बैठ के चाय नहीं पीती थी, तो उससे मेरी अनसैटिस्फैक्टरी अप्रेज़ल भेज दिया। और बैंक में अनसैटिस्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन एनी प्रमोशन टेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। और जब मैं बैंक से मैंने रिज़ाइन किया तो मैं उसी डेज़िग्नेशन पे थी जिस डेज़िग्नेशन के ऊपर मैंने बैंक को जॉइन किया था। तो ये कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं बैंकिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑल अराउंड पाकिस्तान इसी तरह की सूरत है। See, that was going to be one of my questions because I was wondering कि अगर like in the 4 years that you were there, like promotion system में कैसे था, and if you okay, wow. My other question was going to be कि when did you switch to teaching or when did you start teaching? इन 2015 आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमफिल, एमफिल जो था वो अगस्त में कंप्लीट हुआ था, और सितंबर में मैंने मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, जहाँ से मेरा एमबीए है, मास्टर्स है, वहाँ पर मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर स्टार्ट कर दिया। Okay. ये क्वाइट एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है कंपैरेटिवली, Hmm. लेकिन यहाँ पे भी स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं फीमेल की करियर ग्रोथ को लेके, मतलब जो कि इतने साल 10 इयर्स के मैंने स्पैन में देखा है। लेकिन एक वो वाला नहीं है, वो जो काफी हुए भी जो आप कह रही थी गंदे वाला, और सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना फीमेल को, लेट पार्टीज में जाने के लिए उन्हें फोर्स करना, इवन चाय के लिए क्लाइंट्स के साथ फीमेल्स को बिठाना जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ये ऐसी चीजें नहीं है एजुकेशन सेक्टर। Education sector में आपने वो किस तरह की like what did you observe? मतलब वही करियर, Okay. करियर डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेस, करियर आपका इतना ज्यादा नहीं है, करियर हर जगह पे आपका करियर ग्रोथ नहीं है फीमेल्स के लिए, मतलब बिल्कुल एट ऑल मैं नहीं कहूंगी कि नहीं है, लेकिन इंटेंशनली फीमेल्स की वो जो ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, Yeah. वो काफी प्रिवेल करता है पाकिस्तान में प्रोफेशनल फीमेल्स के लिए। फीमेल्स को मतलब इंटेंशनली जो है वो उन्हें वहां पे ग्लास सील कर दिया जाता है लोअर पोजीशंस के ऊपर,
कि अब सिर्फ ये कह के कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आप लेट सिटिंग्स नहीं कर सकते हैं, आप मेल के साथ डीलिंग्स नहीं कर सकते, इसलिए बस आप यहीं तक ही रहे। मतलब वर्बली नहीं, उनके बिहेवियर्स ये बता रहे होते हैं। Are there any like behavior like or any instances of behavior that come into your mind? इन एजुकेशन सेक्टर मतलब मैंने पर्सनली नहीं इतना एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैंने ऑब्जर्व बहुत किया एज अ एज एन ऑब्जर्वर, एज अ बाय स्टैंडर। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, स्पेशली जब मैंने 4-5 साल गुजार लिए, मतलब जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर मैं रही, वहाँ पे जो जो जूनियर फीमेल्स थे उनके साथ मैंने देखे, तो फीमेल्स को अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है, स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स, कि एक तो आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स आपको वो चीजें फीड कर रहे होते हैं, यू आर अ फीमेल, यू आर अलाउड टू डू सर्टन थिंग्स। दूसरा, आप जब वर्क प्लेस के ऊपर चले जाते हैं ना, तो वो मेल मेंटेलिटी के अंदर भी, चूंकि वो भी इसी फैमिली में हैं, वो भी उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी अपने घर में किसी न किसी खातून के साथ स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर रख रहे होंगे, तो वो सेम स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट को वर्क प्लेस पे लेके आते हैं, और वो वहां से मौजूद औरतों को भी वैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो उन्हें बताते हैं, लाइक अगर आपकी फ्रेंडशिप हो गई ना, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मेरी एक जूनियर थी, मतलब वो कंटिन्यूसली मुझे बताती थी कि जो उनके डिपार्टमेंटल हेड हैं, शी वाज फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट, वो उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो किसी के साथ बैठे हैं, किसी मेल कोलीग के साथ बैठे हैं, तो वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, तुम्हें इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, मतलब तुम्हें क्लास में ऐसे बिहेव करना चाहिए, तुम्हें इतने बजे आना चाहिए, इतने देर तक तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। मतलब वो जैसे अपने घर की औरतों को कंट्रोल करने की कोशिश या करते हैं, ऐसे ही वो वर्क प्लेस पे कर रहे हैं फीमेल्स को। तो वो इतने डीपली रूटेड है, ना सिर्फ फीमेल्स के अंदर ये स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स, बल्कि वो मर्द जो अपने घर में अपनी औरतों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वही वो वर्क प्लेस के ऊपर आके कर रहे हैं फीमेल्स के साथ। फिर ये मैंने होते देखा 3-4 फीमेल्स के साथ। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम्स थी वो मेरे पास रेगुलरली आके मुझे बता रही थी कि हमारा एचओडी ऐसे हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे वर्किंग स्टाइल को, तो मतलब हम क्या करें? तो ये चीज़ मैंने बहुत सुनी एज़ अ बायस्टैंडर, एज़ एन ऑब्जर्वर। I think comparatively फिर जब आपने teaching शुरू की, तो did you experience or observe these things from your students? Like actually first maybe I should ask कि आपके students में like the ratio, the gender wise ratio, male female like generally किस तरह का होता है? अच्छा, मेल फीमेल 30-70, 70% मेल स्टूडेंट्स एंड 30% फीमेल्स, और बिजनेस की क्लासेस में। Right. और ये डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन वेरी करता है। हाँ. वो मोस्टली जो बिजनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादा वहाँ पे मेल स्टूडेंट्स होते हैं, और जो सोशल साइंसेज हैं जैसे इंग्लिश है, जैसे आपकी साइकोलॉजी है, ये आप यू कैन अंडरस्टैंड, या इस तरह की सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज है, वहाँ पे ज्यादा आपको फीमेल्स नजर आती हैं। तो वहाँ पे इस तरह की इश्यूज नहीं होते, लेकिन क्लासेस में भी हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि हमारे पढ़ाते हुए, मतलब आप अपना कुछ कर रहे हैं, वो बच्चे कुछ ना कुछ कोई स्टीरियोटिपिकल कोई जुमला, कोई ऐसी बात बच्चों पे लगा देते हैं कि वो फिर जाहिर है वो एक तरफ से इस तरह की चीजें देखने में मिलती है। Is there like any example from one of those teaching classes that like stands out the most? हाँ, मुझे याद है एक दफा बकायदा लड़ाई हो गई थी एक 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 मेल और फीमेल स्टूडेंट की, इसी वजह से कि उसे कोई जेंडर बेस्ड रिमार्क्स पास किए गए थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन कमेटी में भी थी और स्टूडेंट अफेयर्स में भी थी। तो जब भी कोई इस तरह के डिसिप्लिनरी इश्यूज होते थे, तो हमारी बाकायदा जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर कमेटीज होती हैं, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन दैट कमेटी, आई यूज्ड टू हियर बोथ ऑफ द साइड्स। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो मैं अब यहाँ पे वो बता भी नहीं सकती आपको, जो जेंडर बेस उन्होंने उनको जो है वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की जो है वो फ्रेंडशिप करने से इनकार कर रही थी। तो वो लड़का चाह रहा था कि ये मेरे साथ फ्रेंडशिप करे, क्योंकि लड़की किसी और लड़के के साथ फ्रेंडशिप पे थी। तो कुछ इस तरह का वो ट्रायो सा था, और उसमें वो उस लड़के ने बाकायदा जेंडर बेस्ड अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज की थी, और वो इसी तरह के स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स थे कि तुम लड़कियां तो होती ही ऐसी हो, लाइक दैट। और मुझे याद है कि वो मतलब वो हमने इशू बड़ी मुश्किल से सॉर्ट किया था, इवन वो यहाँ पे खत्म हुआ था कि एट द एंड वो लड़की ने वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, मतलब वो आगे पढ़ नहीं सकी थी सिर्फ इसी वजह से।
which I think is understandable because at some point like लड़के या बंदे इस तरह की बातें बोलते हैं ऑब्वियसली उन्होंने तो बस बोल दी है वो अपनी अपनी तरफ से कुछ भी कर दे लड़की तो like you just have a fear for your own life at that point. एक्चुअली जो बॉयज हैं उनका भी ये है ना कि जो बात मैंने आपको पहले बताई है हम्म कि ये जो स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं ये बचपन से ही फीड किए जाते हैं। तो वो जो एल्बर्ट बंडोरा की थ्योरी है ना कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, वो कहते हैं बिहेवियर कॉग्निशन और आपकी जो इन्वायरमेंट है वो इंटरैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वो आपके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो जब हम कंटिन्यूसली इनकाउंटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इस तरह के स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर को, बाइसेस को, तो फिर वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं, हम इंटरनलाइज कर लेते हैं ना उनको। तो वो फिर ज़ाहिर है लड़का भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, उसने अपने घर से अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें देखी हैं, तो अल्टीमेटली उसके लिए तो एक रूटीन है, नॉर्मलाइज हो चुकी है चीज़। उसमें ये भी है ना कि हम कभी ये भी नहीं सिखाते कि लड़के के अगर मुंह पे किसी ने मना कि ना बोल दिया है तो वो कोई पर्सनल अटैक नहीं है बस ना है और लड़कियों को हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि ना कभी भी नहीं बोलना. हाँ, ना कहीं नहीं, वो साइलेंस जो बिहेवियर है ना फीमेल के एंड के ऊपर, वो तो बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियां चुप रहती हैं और बॉयज ने तो सुना ही नहीं होता पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, जैसे कि हमारी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के, लड़कों ने ना सुनी ही नहीं होती। मतलब छोटे होते ही हम छोटी छोटी चीजों से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो लड़की तो वहीं से साइलेंसिंग बिहेवियर सीख के आती है। जब फिर लड़कियां, लेकिन आजकल की जो बच्चे हैं वो इस तरह के कहाँ हैं? मतलब मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन तक इस तरह से था, आगे वाली जनरेशन में अपनी बेटी से ये एक्सपेक्ट करूंगी तो मेरा नहीं ख्याल ये मैं कर सकती हूँ एक्सपेक्ट। तो वो बच्ची जब आगे से उसको जवाब दिया, उसने काउंटर किया, तो उसे तो उसकी जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स थी उसको तो चैलेंज कर दिया इस लड़की ने। इस चीज पे वो फ्लेयर अप ज्यादा हो गया और वो चीजें ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। बाद में इवन ये भी पता चला कि वो फिर क्योंकि वो किसी ना वो था, जैसे वो जिम्मेदार टाइप नहीं होते जिनकी काफी ज्यादा लैंड होती है, इस तरह की फैमिली से था, मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। वो लड़की को बाकायदा डिफरेंट नंबर्स के साथ एनोनिमस नंबर के थ्रू वो उसे थ्रेट भी करता रहा है। तब उस लड़की ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, बल्कि उसके पेरेंट्स ने कहा कि बजाय इसके कि इसको काउंटर किया जाए तुम अपनी स्टडीज, मतलब अब आप देखिए उस एक लड़के की एक छोटी छोटी क्या गलती की वजह से लड़की की स्टडीज कंटिन्यू, उसका करियर खराब। You know, like आई डोंट नो मे बी क्योंकि जब मैं भी फैसलाबाद में गई थी तब मैं क्या 12-13 साल की थी बट कंपेयर टू द अदर सिटीज इस तरह की चीजें मैंने फैसलाबाद में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की थी और एक हद तक स्कूल में मेरे साथ भी हुई थी जिसकी वजह से मुझे फैसलाबाद बहुत बुरा लगता है. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसकी ये रीजन ये है कि फैसलाबाद जो है वो बेसिकली उसकी मेंटालिटी वही है कि वो छोटे छोटे गांव थे जिसको मिल के बाद में ये शहर बन गया। तो ये जो यहाँ पे मोस्टली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं इस सिटी की, वो वही है जो कि पहले फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, तो वो मेंटालिटी तो वही है जो रूरल एरिया के लोगों की हो। तो इस वजह से है, कोई तहजीब सिविलाइज्ड लोग नहीं। उसका फिर मैं ये भी सोची थी कि इन द वर यू ऑलवेज फ्रॉम फैसलाबाद लाइक वर यू बोर्न एंड रेज्ड इन फैसलाबाद. नहीं नहीं, मैं फैसलाबाद की तो नहीं हूँ। 2009 में जब बैंक मैंने ज्वाइन किया था देन वी शिफ्टेड टू फैसलाबाद। उससे पहले तो मैं एक रूरल एरिया से हूँ, गोजरा के पास एक गाँव है, वहां से। How did that happen? क्योंकि you were in such a small place और वहाँ से you came to the city and you decided कि you would go into such a male dominated like corporate kind of like job career area. Like how did that even enter your mind? Because it's very interesting क्योंकि usually नहीं होता. Even like मैंने like जो मेरे साथ स्कूल की लड़कियां हैं mostly जिनके साथ मैं स्कूल में गई थी फैसलाबाद में लाहौर में सारियों की शादियां हो चुकी हैं सारियों के like मतलब या at this point बच्चे भी हैं like actual like career या job wise में कोई भी नहीं जा सका even though they were raised in cities and even though they were given these private educations. So I was wondering कि how that happened for you. अच्छा, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है एंड वन ऑफ देम मतलब इज़ माय हस्बैंड। एक तो वो है बहुत सपोर्टिव थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ, हालांकि वो भी एक मेल है और उतनी ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट थ्रू आउट रही, स्पेशली मेरे करियर में भी, एजुकेशन में, और आज भी स्टिल आई एम स्टडिंग। तो ये इसके पीछे भी वही है। मतलब पीएचडी मुझे याद है मैंने अपने एडमिशन स्किप कर दिए थे और सिर्फ इसीलिए कि मैं अपनी फैमिली को और अपनी जॉब, क्योंकि मैं कर रही थी उस टाइम,
तो मुझे कैसे लेके चलोगी? और जब मैंने फ़ोन के ऊपर उनके साथ ये डिस्कस किया, तो वो बाकायदा नाराज़ हो गए मुझसे कि तुम इतने सालों से कह रही हो मैंने पीएचडी करनी है, तो बस करो इसको। तो फिर मैंने दोबारा वो डेट एक्सटेंड हुई तो मैंने अप्लाई किया। अच्छा, दूसरा आप ये बात सही कह रही हैं, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, इंटरेस्टिंगली जब मैं यूनिवर्सिटी में आने का मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे 20-25 गाँव हैं एक साथ ही, और सारे मतलब इस तरह से हैं कि आज भी उन सारे गाँव में से कोई मुझे मिल जाए तो वो मुझे पहचान लेगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह की क्लोज़ निटेड कम्युनिटी है वो। और आई वाज़ द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय विलेज जिसने ये कहा था कि मैंने इतनी किसी यूनिवर्सिटी में जाना है। और मुझे याद है कि उस टाइम गाँव में मेरे अलावा उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ एक लड़का पढ़ता था। एक लड़का। मतलब आप देखें ना, इतनी क्लोज़ निटेड कम्युनिटी होती है गाँव के अंदर Yeah. कि वहाँ हर किसी को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। जब मैंने कहा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इवन गाँव, क्योंकि मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, सबको पता था मेरी मदर का, तो वो घर आके मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था बैचलर्स में, तो वो सारे लोग मुबारकबाद दे रहे थे। और जब मेरी मदर ही नहीं बता रही थी कि अब इसने यूनिवर्सिटी जाना है, तो दे वर लाइक अपोज़िंग माय डिसीजन कि मतलब क्यों लड़की को शहर में भेजना है। और अगेन वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि आपको पता नहीं है कि पहले एक लड़की गई थी और मतलब फलां कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वो लड़के के साथ भाग गई। बता आप क्यों ऐसा कर रही हैं? इतना ज़्यादा, और साथ फिर उस लड़के के साथ कंपेयर कि वो लड़का तो इस तरह का है, आप वहाँ से भेजोगी? और ये ईस्ट वाली चीज़ को लेके बहुत डिस्कशन हुई। और दूसरी डिस्कशन हुई मेरे एमबीए करने के ऊपर। जो हम बात कर रहे हैं ना स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, ये मैं आपको बताऊँ वरीजा, ये आपको हर फील्ड के अंदर हर आपकी लाइफ के के पर्सपेक्टिव में मिलेंगे। मतलब आपकी आपने बोलना कैसे है फीमेल्स ने, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने किस प्रोफेशन में जाना है, आपने कौन-सी एजुकेशन लेनी है, और आपका क्या रोल है सोसाइटी में, फैमिली में, हर चीज़ को लेकर स्टेरियोटाइप हुई हुई है। जब मैंने बताया मैंने बिज़नेस में लेना है एडमिशन, तो वो मेरे अंकल्स, उन्होंने इतना अपोज़ किया कि ये एजुकेशन लड़कों के लिए होती है। मतलब चलो ठीक है, हम मानते हैं तुमने पढ़ना है तो सोशियोलॉजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये फ़ील्ड्स बुरी हैं, हर फ़ील्ड अच्छी है, लेकिन चूँकि मेरा इंटरेस्ट था, तो लेकिन उन्होंने फ़ौरन से अपोज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि बिज़नेस की एजुकेशन ये तो लड़के नहीं लेते, लड़कियाँ नहीं लेती, ये तो लड़कों के लिए होती है, इससे कौन-सा बिज़नेस करना है, इससे तो शादी करनी है, कल को घर सँभालना है। तो ये इस तरह की स्टोरी थी। और मैंने आपको बताया जो सेकंड जो बंदा था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और बहुत ही ज़्यादा पुश किया कि नहीं तुम जाओ, वो मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया कि नहीं तुम जाओ, और अगर बिज़नेस पढ़ना है तुम पढ़ो, तुम कर सकती। तो ये इस तरह से है। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, तो लेकिन हो गया, शुक्र है। I guess I also want to ask even then you mentioned कि you grew up with a working mother. तो फिर छोटे होते से I would assume कि you also had the ideas कि मतलब नॉर्मल है कि या इट्स ओके कि अगर लाइक औरत का घर पे बैठना उस तरह जायज़ नहीं है। नहीं, आप सही बात कर रही हो कि मैं एक ऐसे फैमिली में रह रही थी जहाँ पे मेरी मदर जो है वो वर्किंग लेडी थी और सिंगल मदर थी। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया कि चूँकि आप एक क्लोज़ निटेड सोसाइटी में जब होते हैं ना कम्युनिटी में, तो गाँव में घर ऐसे हैं कि वहाँ पे मतलब जितने भी ब्रदर हैं ना, वो सारे एक साथ ही रह रहे होते हैं। और ये शहरों की तरह नहीं है ना, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं। लाइक अगर एक एक फादर है, उनके 4 बेटे हैं, वो तो कोई एक ही स्टेट के अंदर रह रहे हैं। तो मेरी मदर तो एक थी, लेकिन मुझे स्टेरियोटाइप्स या स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर फीड करने वाले तो वहाँ 20 लोग थे। तो फिर उनके थ्रू मुझे पता चला कि उन बिहेवियर्स के थ्रू कि नहीं। लेकिन मैं शुरू से जो है वो थोड़ा-सा मदर को काफ़ी आइडलाइज़ करती थी। मुझे ये था कि मैंने जो है वो वर्क अब कोई ना कोई प्रोफ़ेशन जो है वो ज़रूर चूज़ करना है और अपनी वर्क लाइफ़ स्टार्ट कर। जिससे मुझे वो भी याद आ गया एक दफ़ा इवन दो लाइक मतलब मैंने अंडरग्रेड में भी और मतलब मास्टर्स में भी मैं इंग्लिश के साथ ही गई हूँ, लेकिन एक दफ़ा पता नहीं किसी लंच वगैरह कहीं पे थे तो कोई आंटी थी जिन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा इंग्लिश कर रही हो, अच्छी बात है, लड़कियों को ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, मैं आपको बताया ना कि जब एमबीए किया तो इतनी ऑपोज़िशन मैंने फ़ेस की थी और घर वालों की तरफ से अंकल्स एंड आंट्स, दे यूज्ड टू टेल मी दिस इज़ नॉट फॉर यू। इवन फिर जब मैं यूनिवर्सिटी आ गई, तो बहुत सारी मेरी गाँव की जो हैं लड़कियाँ वो उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, इवन लाहौर से भी ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं।
तो मतलब उसके बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया और आप वो डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। This is one of like the main questions जो मैं सबसे पूछती हूँ. But considering के where you are right now and all that you've been through, what does success look like for you? या फिर like what in the future what do you want it to look like for you? जैसा कि आपको मेरी जर्नी से आइडिया थोड़ा सा हो ही गया होगा, मेरे लिए सक्सेस जो है वो पर्सनल ग्रोथ है। Okay. मतलब मैं थ्रू आउट जो है मैंने करियर स्विच किए हैं, मैंने अपने जो एजुकेशनल जर्नी है उसको मैंने रुकने नहीं दिया, और फ्यूचर में भी अगर अल्लाह ताला की मदद रही मेरे साथ तो मैं नहीं चाहती कि मैं पढ़ना बंद करूँ। मतलब मुझे स्टडीज में इतना इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए तो पर्सनल ग्रोथ ही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी सोसाइटी के अंदर वैसे तो सक्सेस एक सब्जेक्टिव है ना कॉन्सेप्ट, ये हर किसी के लिए सक्सेस एक अपनी चीज है। हमारी सोसाइटी में ना ये भी एक सोसाइटल इशू है। हमारी सोसाइटी में सक्सेस के कुछ अपने ही पैरामीटर्स हैं। लाइक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, वेल स्टेब्लिश्ड होगे, आपकी फैमिली होगी, आप शादीशुदा होंगे, मैरिड होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल है। अदरवाइज लोग आपको सक्सेसफुल नहीं कहते। अब मैं पीएचडी कर रही हूँ, अब मैंने जॉब जो है वो क्विट कर दी है परमानेंट, जस्ट बिकॉज कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी। लेकिन मीन टाइम मैं विजिटिंग के ऊपर हूँ। ओके, विजिटिंग के ऊपर जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, वो के लिए। लेकिन लोग जब भी मुझसे मिलते हैं वो यही कहते हैं इतने पैसे लगा रही हूँ, कोई जॉब शॉब नहीं कर रही, पारी बैठी हुई हो। हालांकि मेरे लिए मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, लेकिन लोगों के लिए इस सोसाइटी की नज़र में मैं सक्सेसफुल नहीं। तो हमारे यहाँ सोसाइटी के भी दो पैरामीटर्स हैं। तो इतनी जजमेंटल सोसाइटी के अंदर भी ना, फिर आप जब सक्सेसफुल होते भी हैं, अपने पर्सनल सक्सेस के पैरामीटर्स को मीट कर भी रहे होते हैं, तो जब लोग आपको बार बार कह रहे होते हैं ना, बार बार कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, पढ़ती जा रही हो, कोई इसका रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहा, कोई फाइनेंशियल गेन्स तो है नहीं, फिर आप कहीं ना कहीं खुद को डाउट करने लगते हैं। तो ये है, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी सोसाइटी देखा जाए तो शायद वो मुझे उस तरह से सक्सेसफुल नहीं समझे। It's very similar क्योंकि again इतनी भी शहरों में मैं जिनके साथ भी स्कूल में गई हूँ सबकी शादियां हो गई हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ अल्टीमेट गोल डेस्टिनी है फीमेल के लिए, शादी। शादी फर्ज की हुई है ना कि आपकी शादी जरूरी है, ये मैम बताया तो है। आपकी शादी है, आपका एक अच्छा घर है, आप वेल स्टेब्लिश्ड हैं, बच्चे हैं आपके, ठीक है, बच्चे हो गए तो उनकी शादियां करके वो स्टेब्लिश हो गए, ये है सक्सेस के पैरामीटर्स। आपकी पर्सनल वेलबीइंग क्या है, ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, आपकी लाइफ में मेंटल पीस कितना है, आप साइकोलॉजिकली स्टेबल कितने हैं, इसका किसी को नहीं पता इन कॉन्सेप्ट्स का कि ये है क्या। उसमें थोड़ा बहुत मुझे ये भी सोचने में आता है कि some part of it would also be, आपने हल्का सा ये मेंशन भी किया था कि like for your daughter you want to set certain examples, right? कि like कि in a way वो आपको देख के देखेगी कि अगर मामा ये सब कुछ कर रही हैं, कर चुकी हैं, तो ऐसे होना है, या even like as an इंसान क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी to break out of those social constraints. तो how is that, like I'm sure like becoming a mother and motherhood itself changed a lot for you. एग्जैक्टली इसी तरह से ही है। अब जो जो मैंने स्टेरियोटाइप्स खुद फेस की हैं, अब इस स्टेज के ऊपर मैं इस पोजीशन में हूँ क्योंकि मुझे याद है कि जब इनिशियली मैंने ये सारे स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर फेस किए थे, स्पेशली जो मेरा चाइल्डहुड था, या आप समझिए कि जो मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से पहले की लाइफ थी, तब मैंने उन्हें कोई ना रेक्टिफाई नहीं कर पाई थी कि ये स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर है। मुझे ये लगा ये रूटीन है, ये नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर है जो कि हमारी सोसाइटी में होते हैं। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि ये चीजें ठीक नहीं है। तो अब ऑब्वियसली मदरहुड मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज है। मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी को उस तरह से रेज नहीं करूंगी, बल्कि मैं अभी से मतलब जो हमारी ड्रेसिंग को लेके स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर है, जो एक बॉडी इमेजेस को लेके हमारी सोसाइटी की है, जो गोरे रंग को एक लेके है, तो उसके ऊपर तो मैं उसे बिल्कुल कंटिन्यूसली बताती रहती हूँ। स्पेशली जो अपीयरेंसेस को लेके हमारा है ना, एक मतलब हम पागल से हैं, ऑब्सेशंस है हमारी सोसाइटी में आपकी अपीयरेंसेस को लेके, उसके ऊपर तो मैं हमेशा उसे बताती रहती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और अब कुछ उसका भी डेवलप हो चुका हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये चीजें सिर्फ ना आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी कम्युनिटी और सोसाइटी के लोगों की तरफ से नहीं आ रही,
हमारा मीडिया, हमारा लिटरेचर, हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, वो भी यही कुछ दिखा रहा है। इसी तरह की स्टीरियोटाइप्स देखने को हमें मिलती हैं ड्रामों में, फिल्मों में, लिटरेचर में पढ़ने को मिलती हैं। एड्स नहीं हम देखते, मार्केटिंग के जो एड्स होते हैं वहां पे भी एक खास ही इमेज है, बॉडी इमेज है फीमेल का, ठीक है, तो वो जाहिर है मैं एज बीइंग अ मदर ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। Yeah, I think like that's very, very, very important because that's not something that I had. That's something I had to work on my own. And it because सिर्फ like आप बाय से नहीं सुन रहे होते, आप देख भी रहे होते हो, लोग भी बोल रहे होते हो, और अपना like माशरा ऐसा ही है कि कोई जिसको आप जानते भी नहीं हो वो आपको देख के आपके बारे में कुछ बोल देगा. कुछ कहते एग्जैक्टली ऐसे। And that was part of like I was debating if I should ask about self-image and just like the sexuality and body itself too. But I was curious because when you go into the corporate world and then you go into academia, in Pakistan especially, there would be expectations कि इस तरह पहनना बैठना है, इस तरह दिखना है. I want to ask how you navigated that. Like, did you end up following them or like going against them or like or was it just like personally disturbing? अच्छा देखिए, इसमें ना दो पर्सपेक्टिव है, Hmm. ठीक है। एक तो ये है कि जो नेसेसरी कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है, हाँ. मतलब मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट में भी हूँ। मतलब आप एक वर्क प्लेस के ऊपर है, वहाँ के ऊपर वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के लोगों के साथ, दोनों तरह के इंडिविजुअल्स के साथ आपने जो है वो डील करना है। वो आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की प्रेजेंटेबल तो होनी चाहिए, जैसे आप क्लास में खड़े हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ऐसे ही हो कि वो प्रेजेंटेबल हो। तो इस तरह की कॉर्पोरेट ग्रूमिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आप ग्रूम होके वेल ड्रेस होके और इस तरह से आप जा रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको बैंक में बताया था, अब ये कुछ इस तरह का कल्चर ना पाकिस्तान के जो ए लिस्ट स्कूल्स है वहां पे भी इस तरह का कल्चर प्रिवेल करता है। तो वो एक खास सर्टन अटायर है जो कि फीमेल्स को, आपको पढ़नी है इस तरह के स्कूल्स के अंदर, हाँ जी. मतलब मेरी बेटी पढ़ रही है, तो वो एक खास अटायर है जिसको आपने फॉलो ही करना है, वो कंपल्सरी है। अगर आप नहीं फॉलो करते तो फिर प्रॉब्लम। जैसे बैंक में भी एक खास अटायर है जो आपने फॉलो करना है, जैसे आप अपना फेस कवर नहीं कर सकते, जैसे आप गाउन्स नहीं पहन सकते, ठीक है। तो इस चीज के मैं अगेंस्ट हूँ। लेकिन हाँ, जो कॉर्पोरेट ग्रूमिंग है, ड्रेसअप होना है, आपने जो है वो आपको अच्छा दिखना है, उस चीज के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप इम्पोज कर दे किसी चीज को कि तुमने ऐसा ही बन के आना है, तुम्हारा दुपट्टा गले में ही होना चाहिए, आई थिंक मतलब वी शुड लीव इट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन। बस उसे ये बता दें कि ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, ड्रेस कोड के एथिक्स हैं, ये हमारे इस चीज के एथिक्स हैं, ये हमारी ये चीज है, तो उसके बाद वो फिर जो करता है वो उसके ऊपर। Because इतना मुझे स्कूल का याद है कि like यूनिफॉर्म होता था, बाल बंदे, which makes sense, that's hygiene and that's clean. But then socially का जो मैं सोचती हूँ, जैसे कि कहीं बाहर जाना है तो बाल, मतलब actually it's not even the expectation, it's the perspective. जैसे जब से like puberty के बाद से मेरे बाल कर्ली हो गए, मैंने सिर्फ यही बातें सुनी है कि ओ काश तुम्हारे बाल सीधे होते, हाँ एग्जैक्टली। या मतलब ओ थोड़ा धूप में ना जाओ, रंग सांवला हो जाएगा. ढंग साहब का। आपको इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊँ, हम्म. वैसे तो मैं फेयर स्किन्ड हूँ शुरू से ही, आपको आइडिया होगा। अब मैं कुछ ज्यादा हूँ, उसकी वजह मेरी एक बीमारी है, ठीक है, एक डिसऑर्डर है मेरी स्किन के अंदर। लेकिन अब मतलब यू वुड बी सरप्राइज टू हियर कि लोग अब मेरे स्किन कलर को आइडलाइज करते पाता, मतलब हालांकि मैं किसी को बताती नहीं हूँ, और बाद में घर आके मैं अपनी बेटी और मदर के साथ डिस्कस करके हंस रही होती हूँ कि अगर मैं उन्हें ये बताऊं कि ये मेरा एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरी स्किन जो है वो डी पिगमेंट हो चुकी है, इसके अंदर पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाने हमारी सोसाइटी की ऑब्सेशन का फेयर स्किन के साथ, हम्म. कि मतलब वो एक बीमारी है और उसको आइडलाइज किया जा रहा है कि ओ मैं कैसे ऐसा आपकी स्किन कलर ऐसे कैसे हो गया। हालांकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं कि मतलब मैं बिल्कुल धूप में नहीं जा सकती और इस तरह की चीजें, कोई नहीं किसी को आइडिया। I'm sure like when you were first diagnosed or when you found out कि you had this condition, तो उसमें भी बातें सुननी पड़ी होंगी कि वो को ठीक करने की कोशिश करो, इसको खत्म करने की, ये करो, वो करो, ये ठीक नहीं है, हालांकि it's completely natural. हाँ एग्जैक्टली। और दुनिया में आई थिंक वो मैं एक दिन पढ़ रही थी कि कोई 10% लोग हैं जो कि विटेलिगो के वे से सफर कर रहे होते हैं, और एक वो मॉडल भी है बड़ी फेमस, Yes, Benny Harlow. बड़ा। हाँ एग्जैक्टली। Yeah. तो जब मुझे ये हुआ, मुझे याद है फैमिली मेंबर्स, इवन मेरे वर्क प्लेस के ऊपर कोलीग्स, पीयर्स, हर कोई इतने हैरान हो, शायद आपको कैसे हो गया,
आप इतनी प्यारी हैं, कोई इलाज नहीं करवा रही इसका। और उसी प्रेशर में आके मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट्स किए बहुत सारे। ये हाँ जी, ऐसे जजमेंटल है हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा। इतना मुझे ये भी याद है, आई थिंक लाइक किसी, मुझे ये नहीं याद कौन था, लेकिन किसी को जब मैं छोटे होते पता चला था कि मुझे सीलिया के, तो उन्होंने कहा था कि जब इसके रिश्ते ढूंढ रहे तो उनको ना बताना। उनको ना बताना, एग्जैक्टली इसी तरह। मतलब भाई नेचुरली चीज होती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इतना उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। जीवन आप देखिए, मैं आज भी अपनी फैमिली से जब भी मैं किसी को मिलती हूँ, पूछती हूँ आप क्या कर रही हो, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो कहें तुमने बूढ़े होते तक पढ़ते ही रहना है। मतलब इस चीज को भी मेरे लिए एक उन्होंने बनाया हुआ है कि इसकी बेस के ऊपर मुझे टीज किया जाता है। Like it's almost like anything that you do, it will become negative. कोई किसी भी चीज में कोई पॉजिटिव आपको नहीं सुनने को मिलता, वो कोई ताना ही मारेंगे या कुछ उस तरह ही बोलेंगे। हाँ हाँ जी, ऐसे ऐसे। और अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर फेस किए हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत कम फेस किए, हाँ। बहुत कम। ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि मेरी मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिला अपनी मदर अपने हस्बैंड की फॉर्म में, कि मतलब मुझे वो ज्यादा नहीं फील हुआ। लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इसकी वजह से। मेरी अपनी कुछ कोलीग्स है, इवन मुझे याद है मेरी एक कोलीग है, मतलब उन्होंने पीएचडी उनकी कंप्लीट है, और उनकी शादी हुई, एंड आफ्टर मैरिज उनकी इन लॉज ने कहा कि यू शुड क्विट योर जॉब, क्योंकि मतलब वो बाद में मुझसे डिस्कस, और उनका इतना अच्छा प्रॉमिसिंग करियर, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस, और पीएचडी कंप्लीटेड, और मुझे वो बता रही थी कि जस्ट उनकी मदर इन लॉ के जहन के अंदर एक ये मेंटालिटी है कि क्योंकि इसकी अर्निंग मेरे बेटे की अर्निंग से ज्यादा है, तो ये मेरे बेटे को दबा के रखे। हम्म। तो उन्होंने फिर उसकी जॉब छुड़वा दी, और अब वो हाउस वाइफ है, और इस- शी इज अ डॉक्टर। इसमें भी वही मुझे लाइक आप आजकल लाइक जो अरेंज मैरिज वगैरह वाले व्हाट्सएप के जो मैसेजेस वगैरह वो आप देख रहे होते हो, वो सारा ये डिग्री हो लेकिन काम ना करे, हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही थी, जिसमें बिल्कुल ऐसे ही। फिर मुझे समझ में नहीं आती कि उसका मतलब। उसका ये है कि बस आपने लोगों को बताना है, वो डिग्री बस ऐसे ही है जैसे एक शोपीस के तौर पर है। हम्म। आपने लोगों को बताना है कि हमारी बहू कितनी पढ़ी हुई है, बस इससे आगे कुछ नहीं। आपको आपने देखी होंगे वो रिसेंट स्टैट्स के पाकिस्तान के अंदर, आउट ऑफ एवरी 10 जो 9 फीमेल डॉक्टर्स हैं वो घर पे बैठी हुई। और पाकिस्तान में फीमेल डॉक्टर्स की कमी है, जरूरत है, लेकिन लोग अपनी सारी एमबीबीएस पढ़ के इतना पैसा लगा के वो घर पे बैठी है। अभी तो ये वो भी जो केस हुआ था ना, जो हॉस्पिटल में ही उसने कोई की वर्कर ने वो क्या तेजाब फेंका था, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने अवार्ड दिया था, लाइक सिटीजन अवार्ड जो है वो किसी जो साथ जो आदमी था जिसने उनको बचाने की कोशिश की थी उसको दे दिया था। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें मैं सोच रही थी कि बुरी बात नहीं है कि आप लाइक बीच में आके औरत की मदद कर रहे हो, लेकिन द टेक अवे आउट ऑफ दैट होल सिचुएशन शुड नॉट बी कि जो बंदा आया आप उसको अवार्ड दो। द टेक अवे शुड बी कि भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऊपर कोई बंदा तेजाब फेंक के चला गया और उसके कोई सेफ्टी रेप्रिकॉशंस कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और ब्रॉड डे लाइट में। Regarding motherhood itself, या फिर regarding having kids, I was wondering कि did you always know or think that you wanted to be a mother? एग्जैक्टली, Mm-hmm. क्योंकि वो एक है ना, अंडरस्टूड है ना, आपकी शादी है तो ये तो जरूरी ही है, क्योंकि अगेन वो सोसाइटी का होता है ना आपका, कि जैसे ही शादी होती है थोड़ी देर के बाद ही आपसे पूछना शुरू कर देते हैं, व्हेन आर यू हैविंग अ चाइल्ड। तो जब इस तरह से बार बार लोग आपसे पूछते हैं ना कहीं मैंने आपको बताया कल्चरल वैल्यूज का यही है, कि वो जब आप बार बार वो रिपीटेडली आपके आप इनकाउंटर करते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बिलीफ बन के बैठ जाता है ना आपके जहन में, कि वो लोग कैसे रहते हैं, कहते रहते हैं कि यू शुड हैव अ चाइल्ड। तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता रहता है कि हाँ आई शुड हैव अ चाइल्ड। तो क्योंकि मेरी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, इवन फिर इस प्रेशर की वजह से मैंने काफी ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिए, तो वो इसी वजह से, क्योंकि मैं इतना रही, इवन आफ्टर हैविंग माय डॉटर मैं आज तक नहीं फीस करती हूँ हो दोबारा ट्रीटमेंट ले लेती, एक बेटा ही हो जाता आज तक। See, ये मैं पूछने लगी थी।
आज भी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। ओहो! हाँ जी। क्योंकि I am fairly certain कि if you have just one daughter, then there's no way people are okay with that. क्योंकि बेटा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो भी है. नहीं, पीपल आर ओके विद इफ यू हैव वन सन, उसके साथ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लड़का है, आपकी फैमिली चिंतन देगी। हाँ, एक डॉटर होने की वजह से तो उतने वो होते हैं प्रॉब्लम। उसमें पता है अभी रिसेंटली मैंने ये भी स्टेटिस्टिक देखा था कि 65% ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इट्स लाइक देयर इज इनब्रीडिंग. मतलब क्योंकि लाइक जाहिर सी बात है, हमारे में तो कजन मैरिज का कोई कुछ गलत नहीं सोचते ना, लेकिन लाइक एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मेडिकली तो ये प्रूवन फैक्ट है ना, तो तो उससे आपकी फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट आता है। बॉडी डिफेक्ट्स भी, लाइक फीचर्स भी बदलते हैं वो, लाइक सारा. लेकिन नहीं, बस हमारे कल्चर में बस है कि भुप्पी का बेटा, ये खाला का जो भी, आई डोंट नो. वो एक बड़ा फेमस सा प्रोवर्ब है ना कि अपना मारेगा तो छाव में फेंकेगा। तो वो मैं एक दफा सुन रही थी, वो कहीं पे बात हो रही थी कि जब मार ही दिया तो फिर धूप में फेंके या छाव में फेंके, फर्क क्या पड़ता है। While growing up, was there a certain type of media that you were exposed to, like books, yeah, television, yeah, film, or something like that? And what did those look like? बुक्स उस पर मतलब आई वाज एक्सपोज टू बुक्स, जब क्योंकि मेरी जो है प्राइमरी और हाई स्कूल है वो मेरे ननियाल की तरफ से, मतलब जो मेरी मदर के पेरेंट्स वहाँ से था। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था मेरे अपने गांव के अंदर, तो मोस्टली आपको आइडिया होगा फंजान पर कजन्स वहाँ पे रह के, तो मेरा वहां से है, तो वहां पे चूंकि कल्चर इस तरह का था कि वो बच्चों को बुक्स बहुत पढ़ाते थे घर में, मतलब मेरे माहौल वगैरह ना, तो वो बुक्स वहां पे पढ़ी, तो वो ज्यादा हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे, हिस्ट्री थी, नॉवेल्स, फिक्शनल नॉवेल्स, लेकिन ज्यादातर वो जिसमें प्रोटैगनिस्ट होता है और इस तरह की चीज, इस तरह का लिटरेचर से मैं ज्यादा एक्सपोज नहीं हूँ। उसके बाद फिर थ्रू आउट पे स्टडीज करती थी, चूंकि मैं ज्यादा कुछ पढ़ाकू टाइप बच्ची थी, तो ज्यादातर बुक्स के साथ थी, अपनी कोर्स की बुक्स और इस तरह की चीजों के साथ बिजी रही। लेकिन आजकल भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कुछ चीजें, क्योंकि जाहिर है थीसिस के ऊपर भी काम करना होता है, और मेरा थीसिस भी कुछ इस तरह का है, उसमें भी मैं ज्यादा पावर डिस्टेंस जो पाकिस्तान का कल्चर है और पेट्रियार्कल कल्चर है उसी की बात कर रही हूँ, और बुलिंग बिहेवियर्स के ऊपर काम कर रही हूँ, तो आजकल मैं पढ़ती हूँ चीजों को। Okay, generally my last question is usually कि if you have like a work of fiction or just like a work in general or like a theoretical work to recommend to other people कि वो पढ़ें या कुछ देखें, तो वो क्या होगा. लेकिन उससे पहले मैंने पूछना था कि I saw कि you've published like quite a lot of research papers as well. तो आई वाज वंडरिंग कि पाकिस्तानी एकेडमिया के अंदर जो पब्लिकेशन वाला, जो आपका कह लो, सी मेरी इंग्लिश और उर्दू मिक्स हो रही है, बट जो द इन्वायरमेंट में भी कि वो किस तरह की है, लाइक डज दैट आल्सो हैव कि यू नीड टू डील विद द जेंडर डायनामिक्स अ लिटिल बिट, या फिर आर देयर बैरियर्स इन दैट, या फिर इज द पब्लिकेशन एंड रिसर्च वर्क फेयरली इट्स ओके? नहीं नहीं, रिसर्च में अदर वे अराउंड है, अच्छा. फीमेल रिसर्चर्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और हाँ, जो अगर आपको कोई मेल सुपरवाइजर मिल गया है तो वो तो फिर आपकी किस्मत खराब है। मैं मतलब आई वाज लकी इनफ कि मेरी सुपरवाइजर फीमेल है, लेकिन रिसर्च के अंदर मैंने देखा है फीमेल रिसर्चर्स को, और अगर आप फीमेल टॉपिक्स को चूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये तो हाँ जी, इस तरह का है। मतलब अजीब हमारी सोसाइटी ना, कंफ्लिक्टिंग सी सोसाइटी है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग बिहेवियर्स भी यहाँ पे देखेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी आप अपॉर्चुनिस्टिक भी हो जाएंगे, उसी चीज को जिसको कल आप अपोज कर रहे थे वो आप सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे उस मोमेंट के अंदर। What was इस तरह का है। personally, like what was the most conflicting thing that you saw or experienced? वो जो बैंकिंग वाला मैंने आपको अच्छा. ओके. फीमेल्स को ऊपर भी नहीं जाने देना, लेग पुलिंग करके ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू नीचे भी खींचना है, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ओके. ये बहुत कंफ्लिक्ट है। यस. उसकी उसकी उस नॉवल की वो मैंने पढ़ा रिसेंटली, मुझे किसी ने रिकमेंड किया, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। यस. वो है खालिद हुसैनी का, वो आप जरूर पढ़िएगा, जिसका ना पढ़ने को दिल चाहे। मतलब यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऑडियो नज़म भी है, और उसके साथ साथ उसकी अडेप्टेशंस भी है, स्टेज अडेप्टेशन, मूवी अडेप्टेशंस भी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, सो मैंने रिसेंटली पढ़ा। From your research work, do you have like any theoretical material that you would recommend? मैं जब
मैं रिसेंटली एक थ्योरी है, आई केम अक्रॉस वन थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। अगर आप अपने यस अगर आप अपने इस टॉपिक के रेलिवेंट एक प्रोजेक्ट वो है, और अगर आप और रिकमेंडेशन चाहते हैं कि कल्चर हमारे बिहेवियर्स को किस तरह से शेप करता है, और फिर वो भी हमारी नॉर्म्स को, वैल्यूज को कैसे शेप करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके लिए सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी, ये थ्योरीज काफी ज्यादा जो है इनका इन्फ्लुएंस भी है लिटरेचर के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी कर देती हैं हमारे बिहेवियर्स को कि ये क्यों हम जैसे वैसा बिहेव करते हैं, हम क्यों करते हैं। ओके। तो ये मैं रिकमेंड करूंगी कि ये जरूर